आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और उत्तराखंड की सभी छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं दीपक कुमार। उत्तराखंड में सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बागेश्वर में नामांकन को लेकर सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई है और नामांकन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। बागेश्वर में स्थित दोनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने हेतु स्थान और कक्ष निर्धारित कर दिए गए हैं। बागेश्वर और कपकोट दोनों विधानसभाओं में नामांकन को लेकर व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। जिलाधिकारी बागेश्वर विनीत कुमार ने तहसील सदर बागेश्वर में नामांकन स्थल का निरीक्षण किया और साथ ही कहा कि सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। एमसीसी के जितने भी सारे जो प्रोविजंस होते हैं उनका एनफोर्समेंट के लिए भी हमारे वेरियस टीम्स हमारी गठित है और एक्सपेंडिचर को देखने के लिए भी हमारी जो है एफएसटी और एसएसटी ऑलरेडी हमने गठित करके उनको तैनाती कर दी है। आज जो है क्योंकि नोटिफिकेशन का दिन है और नोटिफिकेशन के बाद में नॉमिनेशन की प्रोसेस जो है वो हमारी शुरू हो जाती है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने यहाँ पे जो हमारे आरओ बागेश्वर है जहाँ पे वो नॉमिनेशन फॉर्म्स रिसीव करेंगे उसका निरीक्षण किया है और यहाँ पे बेसिकली सिक्योरिटी मेजर्स क्या लिए गए हैं, साथ साथ में हमारे जो सीसीटीवी कैमरास हमें जो लगाने होते हैं। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज टंगड़िया जुड़ रहे हैं। मनोज, विधानसभा चुनाव को लेकर व्यवस्था पूरी कर ली गई है सरकार की ओर से, निर्वाचन आयोग की ओर से। अब प्रत्याशियों की बारी है। क्या कुछ तैयारियां की गई है और प्रत्याशियों की ओर से किस तरह की कार्रवाई चल रही है, ये जानकारी चाहेंगे। जी बताना चाहेंगे, बागेश्वर में स्थित दोनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए नाम निर्देश पत्र दाखिला करने हेतु स्थान पर कक्ष निर्धारित किए गए हैं। बागेश्वर और कपकोट में दोनों विधानसभाओं में नामांकन हेतु सभी व्यवस्थाएं एवं तैयारी पूर्ण कर ली गई है। जिलाधिकारी विनीत कुमार जी ने बताया कि जो जायजा लिया कल, तो उसमें व्यवस्थाओं को चार चौकोर बनाया गया है और इसमें पहले दिन देखने को ये मिला है कि बागेश्वर में नामांकन के लिए पहले दिन ही बागेश्वर में बिके 5 टिकटें, जिसमें से विधानसभा कपकोट से एक नामांकन पत्र भूपेश उपाध्याय आम आदमी पार्टी वो एक नामांकन पत्र शेर सिंह ऐठानी निर्दलीय से प्राप्त किए। बागेश्वर की जो बात करें, विधानसभा बागेश्वर में 3 नामांकन पत्र, जिसमें से 2 नामांकन पत्र प्रकाश चंद्र आर्या अम्बेडकर नेशनल पार्टी से वो एक लक्ष्मी देवी सपा द्वारा नामांकन पत्र प्राप्त किया गया है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से तैयारियां देखी जा रही है, कोरोना संक्रमण को लेकर गाइडलाइंस भी जारी है, तो उसको लेकर भी व्यवस्था की गई है। जी, उसको लेकर के पूरी जहाँ पर भी नामांकन के लिए है पूरी सैनिटाइज की व्यवस्थाएं हैं और मास्क और 2 गज दूरी की पूरी निर्देशनानुसार डीएम द्वारा किए गए हैं और एसडीएम इसके अधिकारी। जी धन्यवाद मनोज इन तमाम जानकारियों के लिए। तो व्यवस्था पूरी कर ली गई है नामांकन को लेकर और प्रत्याशियों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं आगे, बात सितारगंज की करते हैं, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर अभी तक अन्य पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं किए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए हैं। इस बीच शुक्रवार को सितारगंज बीजेपी प्रत्याशी सौरभ बहुगुणा ने शहर में बीजेपी चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। सौरभ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का वो धन्यवाद करते हैं कि उन पर पार्टी ने विश्वास जताया और सितारगंज सीट से एक बार फिर उन्हें मौका दिया। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि पिछली बार हम 28,000 मतों से जीते थे, लेकिन इस बार वो रिकॉर्ड मत से जीतेंगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। कार्यालय के उद्घाटन पर कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी व्यक्त की। पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, हमारे संगठन मंत्री जी का, कोर कमेटी के सदस्यों का और हमारे सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने विश्वास जताया कि सौरभ बहुगुणा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ सकता है। मैं सारे हमारे पूरे संगठन का धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक आपने बोली है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट जीतेगी,
भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में 2022 में स्पष्ट रूप से बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और हम सरकार रिपीट करेंगे। जो मिथक है कि उत्तराखंड में सरकार रिपीट नहीं होती, वो मिथक इस बार भारतीय जनता पार्टी तोड़ेगी। पार्वती पिता महादेवा, गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। प्रत्याशी ने सितारगंज में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया है। बीजेपी प्रत्याशी हैं सौरभ बहुगुणा और सितारगंज सीट से इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतदान के साथ जीतने का दावा कर रहे हैं। आपको बता दें, बीजेपी के सिटिंग विधायक हैं सितारगंज सीट से और पिछले विधानसभा चुनाव में 28,000 के बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी और इस बार पिछले प्रदर्शन से और बेहतर करने का दावा किया है। रिकॉर्ड जीत दर्ज करने की बात कही गई है। चुनावी कार्यालय के उद्घाटन को लेकर कार्यकर्ताओं में और उनके समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिला और समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी व्यक्त की है। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती। पूरे प्रदेश में 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। नामांकन की प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। इसी के तहत शुक्रवार को रामनगर विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए पहला पर्चा बसपा प्रत्याशी हेमचंद्र भट्ट ने भरा। इस दौरान उन्होंने रामनगर से बसपा की जीत का दावा किया। शुक्रवार को एसडीएम कोर्ट में बसपा प्रत्याशी हेमचंद्र भट्ट ने 61 विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए पर्चा दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि जनता कांग्रेस और भाजपा की नीतियों से तंग आ चुकी है। बसपा ने पहली बार एक ब्राह्मण को रामनगर से अपना प्रत्याशी चुना है और विधानसभा चुनाव में जनता तीसरे विकल्प के तौर पर बसपा को वोट देकर विजयी बनाएगी। एसडीएम गौरव चटवाल ने बताया कि बसपा प्रत्याशी हेमचंद्र भट्ट ने शुक्रवार को अपना नामांकन भरा है। उन्होंने बताया कि 9 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई है। जी, मैं हेमचंद भट्ट हूँ और बहुजन समाज पार्टी से मैंने भरा है। बहन मायावती ने मेरा आशीर्वाद दिया है। पहली बार यहाँ पर रामनगर में किसी ब्राह्मण को टिकट मिला है इन 20 सालों में और मैं जो है बहुजन समाज पार्टी की झोली में इस सीट को जीत के दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जो ज्वलन समस्याएं हैं उनकी लड़ाई, चाहे वो रोडवेज हो, नजुल भूमि का मामला हो, वर्ग 4 वर्ग 3 की भूमि है, वन भूमि में रह रहे हुए 24 गाँव हैं, उनकी लड़ाई में लड़ूंगा। और मालधन में स्टेडियम का मेरा योजना है, मालधन में इंडस्ट्री लगाने का मेरा प्लान है और तमाम शहर की ज्वलनशील समस्याएं, छोटे छोटे मुद्दों पे एक एक आदमी के दिल पे मैं राज करके चुनाव। खटीमा में निशांत आरोग्य आयुष मानव कल्याण सेवा समिति लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के काम में जुटी हुई है। इसको लेकर समय समय पर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है। सबोरा उल्दन में बच्चों के स्वास्थ्य जांच को लेकर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जो पूरी तरह से निःशुल्क था। इसमें बच्चों की माताओं को भी उनके बच्चों को बीमारियों के प्रति सतर्क रहने की जानकारी दी गई। बच्चों की माताओं को बताया गया कि वो किस तरह से अपने बच्चों का स्वास्थ्य को लेकर सतर्क और सजग रह सकते हैं, उनके पोषण का ध्यान किस तरह से रखा जा सकता है ताकि बच्चे कुपोषण का शिकार न हो। इस दौरान ये भी बताया गया कि माताओं को खुद निशांत आरोग्य आयुष मानव सेवा कल्याण संस्थान के तहत आज का जो ये कार्यक्रम है हमारा, महिलाओं को अवेयर करने का स्वास्थ्य जागरूकता अभियान जो हमने चलाया हुआ है, ये आज का कार्यक्रम सबोरा उल्दन में हुआ है और आज का कार्यक्रम काफ़ी मतलब अच्छा रहा। और इसमें आज हमने थोड़ा सा बच्चों के लिए यहाँ महिलाओं को बताया कि वो किस तरीके से अपने बच्चों को कुपोषण के शिकार होने से बचा सकती हैं और हमने महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर भी चर्चा की और उनका परीक्षण किया, उनकी जो परेशानियाँ थी उसके बारे में सुना और उनको बताया गया। तो साथ में हमें लगा कि हाँ, किसी को भी कैल्शियम की कमी है या आयरन की कमी है, तो कोई भी समस्या तो उनको हमने दवाइयाँ भी विजिट की आज यहाँ पर। जहाँ दवा काम करेगी वहाँ दवा काम करेगी, ठीक है, के लिए
उन्होंने बोला कि मेरे गांव के निशांत आरोग्य आयुष मानव सेवा कल्याण संस्थान के तहत आज का जो ये कार्यक्रम है हमारा महिलाओं को अवेयर करने का स्वास्थ्य जागरूकता अभियान जो हमने चलाया हुआ है, ये आज का कार्यक्रम सबोरा उलधन में हुआ है। और आज का कार्यक्रम काफ़ी मतलब अच्छा रहा और इसमें आज हमने थोड़ा सा बच्चों के लिए यहाँ महिलाओं को बताया कि वो किस तरीके से अपने बच्चों को कुपोषण के शिकार होने से बचा सकती हैं। और हमने महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर भी चर्चा की और उनका परीक्षण किया, उनकी जो परेशानियाँ थी उसके बारे में सुना और उनको बताया गया। तो साथ में हमें लगा कि हाँ, किसी को भी कैल्शियम की कमी है या आयरन की कमी है, तो कोई भी समस्या है तो उनको हमने दवाइयाँ भी विजिट की आज यहाँ। शुक्रवार को थाना धूमाकोट के जिला पौड़ी गढ़वाल में एक हादसा हुआ, जहां एक मिनी बस शंकरपुर से लगभग 1 किलोमीटर आगे करीब 100 मीटर नीचे खाई में जा गिरी। सूचना पर थाना धूमाकोट द्वारा तत्काल घटना के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जिला पौड़ी गढ़वाल को अवगत कराया गया, जिनके आदेशानुसार थाना धूमाकोट पुलिस रेस्क्यू उपकरणों के साथ राहत और बचाव कार्य के लिए घटनास्थल के लिए रवाना हुई। घटना के संबंध में थाना सल्ट को भी सूचित किया गया। फिलहाल थाना धूमाकोट, थाना सल्ट और थाना धूमाकोट अंतर्गत एफएसटी में नियुक्त पुलिस गणों और स्थानीय नागरिकों की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाकर बस में सवार सभी 19 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। हरिद्वार में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने अवैध शराब और अवैध धनराशि की आवाजाही रोकने के लिए स्पेशल टीम के साथ सघन अभियान चलाया, जिसको लेकर कोतवाली रानीपुर पुलिस द्वारा शिवालिक नगर क्षेत्र में जांच किया जा रहा है। इस दौरान दिल्ली नंबर की गाड़ी को रोके जाने के बाद जांच के दौरान गाड़ी में से 4,40,000 रुपए नकदी बरामद हुए। गाड़ी में सवार 2 युवकों से पुलिस इस संबंध में पूछताछ में जुट गई। प्राप्त धनराशि के स्रोत खंगाले जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कनखल थाना क्षेत्र के बूढ़ी माता मंदिर के पास कार से जांच के दौरान 2,15,500 रुपए बरामद हुए, जिसके बाद पुलिस और चुनाव आयोग के संयुक्त अभियान के तहत रकम को सील कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि दोनों ही पकड़े गए धनराशि चुनाव के समय अनुमानित अनुमति जो दी है धनराशि लेकर चलने की, उससे कहीं ज्यादा है और दोनों के पास इस धनराशि से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है और ऐसे में जांच पड़ताल की जा रही है। विधानसभा 2022 चुनाव में धनबल के प्रयोग को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक कैश ले जाने पर पाबंदी लगाई गई है और इसी क्रम में विगत 24 घंटों में जनपद के 4 थानों रानीपुर, मंगलौर, कनखल और सिडकुल में कुल मिलाकर लगभग 11 लाख रुपए कैश की बरामदगी की गई है, जिसमें कि फिर पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है। और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता कुमार पाल से। जिस तरह से ये 2 वाहन से जांच के दौरान भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई है, उसको लेकर क्या कार्रवाई चल रही है? जी बिल्कुल दीपक, आपको बताना चाहेंगे कि चुनाव आयोग ने लगातार चेकिंग अभियान हरिद्वार में जारी किया हुआ, जिसके तहत पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग की टीमें लगातार यहाँ पर सघन चेकिंग अभियान चला रखा है, जिसके तहत 4 जगहों से पूरे जिले में 4 जगहों से लगभग 11 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि यहाँ पर पुलिस ने जब्त की है और जो धनराशि मिली है उसके बारे में लगातार पूछताछ जारी है। तय सीमा से अधिक धनराशि होने के कारण और जो कोई जवाब नहीं दे पाया, लगभग उसको लेकर आगे विभागीय कार्रवाई की जा रही है। लगभग आपको बता दें कि 6.5 लाख रुपए की धनराशि जो है जब्त कर ली गई है। उसी के साथ लगभग 4 लोगों को यहाँ पर हिरासत में भी लिया हुआ है। लगातार पूछताछ जारी है। उसके साथ ही आगे की कार्रवाई करने के लिए दिशा निर्देश यहाँ पर दिए हुए हैं। जी दीपक। राजकुमार, ये किसी राजनीतिक मिल पाई है या फिर जांच पड़ताल में पुलिस के हाथ कुछ जानकारी लगी है? इन रुपयों से संबंधित दस्तावेज लोगों ने पुलिस को सुपुर्द किए हैं, ऐसी कोई जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव का टाइम चल रहा है, समय चल रहा है। इसी समय में लेन देन को लेकर जो भी धनराशि इधर से उधर जाती है, अब प्रशासन ने इसमें एक तय सीमा रख रखी है कि इतने रुपए ही यहाँ से वहां तक ले जा सकते हैं, लेकिन ये धनराशि ज्यादा होने के कारण अभी पूछताछ चल रही है। कहीं किसी प्रत्याशी के रुपए तो नहीं थे, कहीं किसी राजनेताओं के रुपए तो नहीं थे। इसी बीच में यहाँ पर लगातार जांच जारी है। इसके संबंधित विभाग इसमें जांच कर रहा है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। जी दीपक।
धन्यवाद राजकुमार इन तमाम जानकारियों के लिए। तो पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। ये धनराशि किस उद्देश्य से लेकर जाया जा रहा था, कहां से लाया गया था, इसकी पूरी जानकारी पुलिस जुटा रही है। वैश्विक महामारी कोरोना की तीसरी लहर ने फिर से लोगों के सामने आर्थिक संकट पैदा कर दिया है। हालात ये हैं कि पहली और दूसरी लहर के झटके से उभरते कारोबारियों को तीसरी लहर ने फिर से कमर तोड़ दिया है। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट मोले खाल के व्यापारियों का कहना है कि माना जाए तो इन दिनों 50 से 60% तक ग्राहक कम हो गए हैं, जिसका सीधा असर उनकी आमदनी पर पड़ा है। रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। तो कोरोना की तीसरी लहर में जिस तरह से सरकार ने पाबंदियों को प्रभावी किया है, उसके बाद से व्यापारी तबका परेशान है। बीते कोरोना के 2 लहर में जिस तरह से बाजारों पर आफत गिरी थी, व्यापारी परेशान हुए थे और लॉकडाउन का व्यापक असर छोटे दुकानदार, कारोबारी, व्यापारी पर पड़ा था। उनका कहना है कि तीसरे लहर को लेकर सरकार ने जो पाबंदी लगाई है उससे तो उनकी कमर ही टूट गई है। पहले के 2 झटके से वो ठीक से उबर भी नहीं पाए थे कि एक बार फिर पाबंदियां बढ़ा दी गई है और इससे व्यापारी, दुकानदार, कारोबारी सभी परेशान हैं। और अधिक जानकारी के साथ उत्तराखंड ब्यूरो चीफ कृष्णा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कृष्णा, कोरोना को लेकर सरकार ने जो गाइडलाइंस प्रभावी किए हैं उसका एक बार फिर व्यापारी समुदाय पर असर पड़ता दिख रहा है। दुकानदार, कारोबारी ये काफ़ी प्रभावित है और उनकी शिकायत है कि सरकार ऐसे पाबंदियों को अगर और आगे बढ़ाएगी तो उनकी क्या स्थिति होगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर दीपक, देखिए उत्तराखंड में कोरोना जो है वो विकराल रूप लेता जा रहा है। जो शुरुआती आंकड़ों की अगर हम बात करें इस साल से, तो कोरोना के आंकड़े जो है वो दिन बर दिन बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि कल शाम अगर 24 घंटे की बात करें तो 4964 मामले जो है कोरोना के सामने आए थे। इसके बाद एक्टिव पेशेंट की संख्या की अगर हम बात 20,000 से अधिक पहुंच गई है। तो इसी क्रम में देखिए लॉकडाउन का सिलसिला भी जो है वो एक दोबारा लौटने को हो चुका है। प्रदेश के कई, नैनीताल की बात करें तो नैनीताल डीएम ने जो है वो साप्ताहिक शनिवार और संडे को जो है वो लॉकडाउन का इस तरीके से आह्वान आदेश जारी कर दिया, जिसके बाद से आज भी नैनीताल जिला बंद है। इसके लिए जो है व्यापारियों की कमर जो है लगातार टूटती जा रही है। क्योंकि व्यापारी हरिद्वार की धर्मनगरी की अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा पर्यटक और श्रद्धालुओं पे डिपेंड रहता है। तो ऐसे में श्रद्धालुओं को भी आने में काफी दिक्कतें हो रही है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने तमाम गाइडलाइन लगा रखी है जिससे कोरोना बढ़े ना। अब देखने वाली बड़ी बात होगी कोरोना कब थमेगा और कब इसका जो विकराल रूप है, दिल्ली जो 5000 के लगभग जो केस आ रहे हैं कब थम पाएंगे दीपक। बिल्कुल, लेकिन कृष्णा लगातार प्रयास रहा है सरकार की ओर से भी कि कारोबार प्रभावित ना हो, व्यापार प्रभावित ना हो, लोगों की आजीविका भी चलती रहे, पाबंदियों के साथ साथ बचाव भी और व्यापार भी दोनों एक साथ चले। इस दिशा में क्या पहल हो रही है और क्या इसका व्यापारी समुदाय को लाभ मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए कोरोना की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग एक तरीके से एक्टिव है। क्योंकि उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड आने वाले पर्यटक और श्रद्धालुओं पे गाइडलाइन जो है वो लगा रखी है। 72 घंटे की अधिकतम अपनी RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही कोई व्यक्ति प्रवेश उत्तराखंड में कर सकता है। इसके अलावा अगर व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों के लिए भी सरकार से कोई ना कोई मुहिम जो है वो चलाई जा रही थी उनको जो है बढ़ावा देने के लिए। लेकिन अभी देखिए आचार संहिता भी उत्तराखंड में लगी हुई है, तो सरकार का कहना तो उस समय कुछ सही नहीं होगा। लेकिन व्यापारी की जो है वो दिन भर दिन उनकी रीढ़ की हड्डी है, इस तरीके से आय का साधन। उत्तराखंड में अगर हम बेसिकली बात करें तो 4 धाम यात्रा समय जो है वो शीतकालीन अपना टूर जो चलता है इसमें इस पे ही डिपेंड उनकी आर्थिक सहायता रहती है। मगर इस समय जो है सब कुछ जो है आर्थिक मंदी में डला हुआ है, जिस वजह से व्यापारियों को भी घोर मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है दीपक। बिल्कुल, और व्यापारियों को सरकार की ओर से कुछ राहत मुहैया कराने को लेकर भी पहल हो रही है, या व्यापारियों की सरकार से क्या मांग है ये भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल, अगर हम पिछले लॉकडाउन की बात करें तो व्यापारियों की इस तरीके से रोजगार भत्ता देने की जो सरकार से मांग थी, लेकिन ऐसा कुछ भी संभव नहीं हो पाया था। क्योंकि अब देखिए प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई, प्रदेश सरकार इस समय कुछ नहीं कर पा रही है। तो वक्त करना पड़ेगा कि राज्यपाल इसमें क्या एक्शन लेंगे और उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव इसमें क्या एक्शन लेंगे। क्योंकि व्यापारियों की अगर रीढ़ की हड्डी टूटती है तो जाहिर सी बात है कि प्रदेश में की जो आयकर स्थिति है उस पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ते हुए देखते हैं। बिल्कुल कृष्णा, इन हालातों का चुनाव पर भी असर पड़ सकता है?
बिल्कुल, देखिए कोरोना की अगर हम बात करें तो कोरोना के साए में उत्तराखंड के चुनाव होने जा रहे हैं, जिससे देखिए वर्चुअली माध्यम से जो है चुनाव आयोग ने एक तरीके से इजाजत दी हुई है सभी प्रत्याशियों को प्रचार प्रसार करने के लिए। लेकिन उत्तराखंड की अगर हम क्षेत्र की बात करें तो पूरे उत्तराखंड में लगभग 30% से ज्यादा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर नेटवर्क व्यवस्था जो है वो अच्छी नहीं है, जिस वजह से उनको वहाँ पर भी दिक्कत आएगी। तो जाहिर सी बात है उत्तराखंड चुनाव जो इस तरीके से वर्चुअली माध्यम प्रत्याशियों को मिल रहा है जनता के बीच पहुंचने के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा असर देखा जाएगा। जी धन्यवाद कृष्णा इन तमाम बातचीत और जानकारियों के लिए। तो इसका असर चुनाव पर भी पड़ सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, पाबंदियां लगाई गई है, उससे छोटे व्यापारी और कारोबारी काफ़ी प्रभावित हुए हैं और उनकी मांग है कि सरकार जल्द उनके बारे में कुछ विचार करे ताकि उनका कारोबार, उनका व्यापार फिर से पटरी पर आए। और बीते संक्रमण के दौरान जो पाबंदियां प्रभावी की गई थी उससे अभी ठीक से व्यापारी तबका उबर भी नहीं पाया था कि एक बार फिर से पाबंदियां लगा दी गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।